नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ या आरओ का जो एग्जाम होने वाला है उसके संबंध में हम लोग अभ्यास सीरीज में क्या कर रहे हैं, 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी में 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, उनको भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में क्या करने वाले हैं हम लोग, आज के सेशन में है हम लोगों का हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी है मिडाइवल हिस्ट्री। आपको पता है कि हिस्ट्री में हम लोगों ने शुरू किया था एंशिएंट, और एंशिएंट की पहली क्लास हम लोग ले चुके थे। और हिस्ट्री में जो मिडवल की आज ये पहली क्लास है। ठीक है, और हिस्ट्री के बारे में एक चीज़ बता दूं कि एंशिएंट और मिडवल ये दोनों हिस्ट्री के बहुत ही छोटे पार्ट हैं जो एग्जाम में आते हैं। सबसे ज़्यादा पार्ट आता है मॉडर्न का, और खासकर यूपी पीसीएस आरओ की बात करूं तो लगभग 15 प्लस क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन केवल हिस्ट्री से आते हैं, जिसमें से केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप केवल और केवल पीवाईक्यू कर लेते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, किसका, एंशिएंट और मिडवल का, तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके जो भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 या कभी कभी 5 ही क्वेश्चन, ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा इससे नहीं आते, तो वो आपका पीवाईक्यू से ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, बशर्ते एक रीडिंग बुक से लगा लो और बाकी पीवाईक्यू पढ़ लो। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो रहा ये, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद उत्तर देंगे। क्या कह रहा है, भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था? जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? देखिए, अगर भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन थे पूछेगा तो आप क्या करोगे, अरब आक्रांता। अरबों के बाद कौन आए? अरबों के बाद आए तुर्क। ठीक है, और अरब आए, इसका उल्लेख किस में है? इसका उल्लेख है चचनामा ग्रंथ में। चचनामा ग्रंथ, ये चचनामा ग्रंथ की भाषा क्या है? चचनामा ग्रंथ की भाषा क्या है? तो भाई अरबों के बारे में है तो ये अरबी भाषा में होगा, सिंपल सी बात है। इसका इंग्लिश अनुवाद किसने किया है? इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है? यूएम दाऊद पोटा। क्या नाम है? यूएम दाऊद पोटा। किस भाषा में? अरबी भाषा में। भाषा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? यूएम दाऊद पोटा। चचनामा ग्रंथ क्या है? इसमें अरबों के आक्रमण के बारे में उल्लेख मिलता है। पहली चीज, अरबों से कौन आया था? अरबों से आया था मोहम्मद बिन कासिम। ये आपने पढ़ा होगा, बेसिक सा है। कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? युद्ध किया। कौन सा युद्ध? रावर का युद्ध। रावर का युद्ध कब किया? 712 ईस्वी में किया। किसके साथ किया? तो मोहम्मद कासिम वर्सेस सिंध का राजा कौन है? दाहिर। इसके मध्य किया। क्या किया? युद्ध किया। ठीक है, इसमें दाहिर मारा गया और मोहम्मद कासिम जीत गया। क्लियर है? ये नॉर्मल सी चीज है। अब जब जीत गया तो दाहिर कहाँ का शासक है? सिंध का शासक है। तो मोहम्मद कासिम ने क्या किया कि पहली बार सिंध में जजिया कर लगा दिया। कौन सा कर लगा दिया? जजिया कर। और ये जजिया कर ब्राह्मणों, विधवाओं, अनाथ बच्चों, इनके लिए नहीं था, बाकी सबके लिए जजिया कर लागू था। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जजिया कर का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? अगला देखेंगे, अगला प्रश्न। भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रांता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस टाइप के प्रश्न आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, उसके बाद उत्तर देंगे। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न लायथ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, अरब लोग पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। उसके बाद महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की। तो देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो यहां से आप एक लॉजिक निकाल सकते हो कि यहां से तीसरे पॉइंट से क्या, कि महमूद गजनवी एक सिक्के चलाए थे, उसको बोला जाता है देहलीवाल के सिक्के। देहलीवाल के सिक्के। ठीक, और महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, लेकिन वो कब्जा नहीं करना चाहता था, केवल क्या करना चाहता था? लूट करना चाहता था। क्या करना चाहता था? केवल लूट। कभी भी उसने ये नहीं सोचा था कि हम भारत में आक्रमण करेंगे, यहीं पर बस जाएंगे, ऐसा कुछ। केवल हम लूटेंगे धन दौलत जो भी है और वापस चले जाएंगे। इसने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना कभी नहीं की थी।
ठीक है, तो ये तीसरा वाला आपका गलत है। अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ी है बुकें तो ये आप नॉलेज समझ सकते हो। तीसरा, तो तीसरा आपका गलत है। अब बोल रहा है कौन सा सही है, तो भाई तीसरा तो गलत है, तो तीसरा गलत है, 3 इसमें है, हटा दो, 3 इसमें हटा दो, 3 इसमें हटा दो, बचा क्या, ऑप्शन है, ऑप्शन इज द राइट। अगर आपको ऑप्शन ए भी नहीं भी पता है तो तीसरे से आप आराम से हल निकाल सकते हो। क्लियर है। अब पहला और दूसरा सही है, तो ये स्टेटमेंट अब आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे देखें। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। देखिए, महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार थे वो 2-3 थे। जैसे एक है आपका उतबी, एक है आपका अल बरूनी, और एक है फिरदौसी। फिर फिरदौसी है, ठीक है, एक है बैहाकी, बैहाकी भी कहीं कहीं मिल जाता है। तो ये 3-4 थे। लेकिन जब भी आपसे पूछे महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो आपको उतबी टिक करना है, ऑप्शन बी। ठीक है ना। तो दरबारी इतिहासकार कौन था, उतबी था। उतबी कभी भी भारत नहीं आया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि उतबी कभी भारत नहीं आया था। और भारत कौन आया था महमूद गजनवी के साथ, वो था अलबरूनी। ठीक है, और इन सभी की रचनाएं मैं बोल रहा हूं, लिख लेना। उतबी की रचना है किताबुल हिंद, सॉरी किताबुल यामिनी, तारीखुल यामिनी। फिर बोल रहा हूँ, किताबुल यामिनी और तारीखुल यामिनी। अलबरूनी की रचना है किताबुल हिंद, तारीखुल हिंद। इसकी है किताबुल यामिनी, इसकी है किताबुल हिंद। ठीक है। फिरदौसी की है शाहनामा। क्या है, शाहनामा। ये तो हजारों बार पूछी गई है कि फिरदौसी की रचना का नाम क्या है, या शाहनामा किसकी रचना है, फिरदौसी की। और बैहाकी की रचना है तारीख सुबुक्तकीन। तारीख ए सुबुक्तकीन। सुबुक्तकीन कौन है, महमूद गजनवी के पिता हैं, तो पिता के ऊपर इसने पुस्तक लिखी थी। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और एक चीज याद रखना है कि भारतीय पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला इतिहासकार, पहला मुस्लिम इतिहासकार कौन था, तो वो अलबरूनी था। मैं यहां लिख दे रहा हूं, भारतीय पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम इतिहासकार, प्रथम मुस्लिम इतिहासकार कौन था, अलबरूनी, अलबरूनी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। और देखो कितनी बार आया है प्रश्न, ठीक है ना। तो गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था, ये पूछ रहा है हमसे। तो याद रखना है गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतकीन। कौन था, अल्पतकीन। देखिए गजनी मतलब महमूद गजनवी, ऐसे याद रखो। उसकी जो वंशावली है, पहले है आपका अल्पतकीन, अल्पतकीन, उसके बाद है सुबुक्तकीन। ज्यादा डिटेल नहीं चलेंगे लेकिन थोड़ा सा समझो। सुबुक्तकीन, सुबुक्तकीन के 2 पुत्र, एक है इस्माइल, इस्माइल, एक है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने क्या किया, अपने बड़े भाई इस्माइल की हत्या कर दी। तो शासक कौन बना, महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी के बाद कौन आया, मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो ये वंशावली थोड़ी सी याद रख लेना है। यहां पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। हाँ, अगला देखें। भारत पर कथन करने वाला है, तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। अच्छा, उसके बाद उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो अगर पहला स्टेटमेंट लें कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है। कैसे सही है, देखो तुर्की आक्रमण, तुर्की में कौन आया, तुर्की का मतलब है कि पूरा का पूरा मोहम्मद गौरी, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी का दास कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर क्या स्टार्ट हो गया, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल। इसका मतलब है ये सफल हो गए थे शासन करने में, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। अगर एकता होती तो क्या ये सफल हो पाते, नहीं। तो जाहिर सी बात है एकता नहीं थी। इसका मतलब है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसी वजह से तुर्की आक्रमण सफल हो गए भारत में। बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। और ये देखो यूपीपीएससी 2022 में ही ये पूछा गया प्रश्न है, लेटेस्ट है, कि
प्रथम इस्लामिक साम्राज्य। समझिएगा, अगर मैं अरबों की बात करूं, अरबों में भी किसकी बात करूं, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। तो आपको पता है ये प्रथम मुस्लिम आक्रांता था और ये वापस चला गया। कब चला गया? वापस चला गया था। छोड़ दो इसको, हटा दो, तो ये तो भाई स्थापित कर ही नहीं पाएगा। इसके बाद आया महमूद गजनबी, 17 बार जिसने आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। तो क्या इसका मंशा ये थी स्थापित करना, कुछ स्थापना करना साम्राज्य की? नहीं, केवल और केवल धन लूटने की मंशा थी। तो ये भी यहाँ टिका नहीं, ये भी चला गया। इसके बाद आया मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि बिल्कुल स्थापना कर दी तुर्की, और यहीं से फिर क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई इसके बाद। ये बिल्कुल ऑप्शन मोहम्मद गौरी वाला सही है। और ये घोर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे गोर होना चाहिए, गोर या गौर, है ना, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो गोर के मोहम्मद। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्लियर है? बाकी सुपुक्त गीन अल्पक गीन तो थे ही नहीं। और गजनी के मोहम्मद सुल्तान मतलब गजनबी, महमूद गजनबी की बात करें तो वो उसका मंशा क्या थी? केवल धन लूटने की थी। तो बचा क्या? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, महमूद गजनबी के गुजरात अभियान के समय चोल देश पर कौन राज कर रहा था? अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। महमूद गजनबी, गुजरात अभियान। तो महमूद गजनबी ने कुल 17 बार आक्रमण किया, कुल 17 बार आक्रमण किया। इस आक्रमण 17 बार किसने कहा है? तो एक इतिहासकार है हेनरी इलियट, हेनरी इलियट। अगर आपसे पूछ ले कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया किस इतिहासकार के अनुसार, तो आप करोगे हेनरी इलियट के अनुसार। ठीक है, अब 17 बार आक्रमण किया तो 17 के 17 मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है, अभी एक एज अ प्रैक्टिस क्लास है, तो आप केवल इतना समझो कि जो 16वां आक्रमण था, 16वां आक्रमण कब किया था इसने? 1025 ईस्वी में। कहां पर? सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर में किया था। कहां किया था भैया? सोमनाथ मंदिर में किया था। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण था। और यही सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजराती में तो है। तो बस गुजरात अभियान में यही आक्रमण किया था 1025 में। और 1025 जब आपको डेट पता है तो आपको ये भी पता होगा जो चोल साम्राज्य इस डेट में कौन था? इस डेट में था भैया राजेंद्र प्रथम। चोल साम्राज्य का काफी प्रसिद्ध शासक है राजेंद्र प्रथम। उसकी जो डेट है वो क्या है? 1014 से 1044 के आसपास का है। तो बस 1025 इसी के बीच में आता है। हालांकि थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी डेट वाइज अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सुल्तान मोहम्मद गौरी को भारत में प्रथम आक्रमण कहां हुआ था? आप देखिए कितनी बार आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है कि मोहम्मद गौरी जो भारत आया था तो प्रथम आक्रमण कहां हुआ था उसका ये बताओ। तो याद रखना है कि जो मोहम्मद गौरी था उसने पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। कहां पर? मुल्तान में। कहां पर भैया? मुल्तान में। ठीक है, तो मुल्तान में ये क्या हुआ कि जीत गया था। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, प्रथम आक्रमण। लेकिन भारत में अगर बात करें कि पहली हार कब हुई थी, तो 1178 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था गुजरात में। कहां किया था? गुजरात में। और गुजरात में इस समय शासक कौन था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय ने इसको क्या किया था? पराजित किया था। तो याद रखना है, अगर पूछता है कि मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम हार कब मानी जाती है तो 1178 में। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि अजमेर में सरस्वती मंदिर, और नाम से अगर आपने पढ़ा है तो नाम से याद आ जाना चाहिए, एक चौहान वंशी शासक था। चौहान वंश का शासक था जिसका नाम था विग्रह राज, विग्रह राज फोर्थ जिसको बोलते थे। और इसी को बीसल देव की उपाधि प्राप्त थी, बीसल देव। इसने क्या किया था? ये सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर बाद में इसी सरस्वती मंदिर को तोड़कर क्या बना दिया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये याद रख लेना है। और ये अभी हाल ही में पीसीएसजे में पूछा गया प्रश्न है।
कि 2.5 दिन के झोपड़े में किसके उल्लेख मिलते हैं या किसका अवशेष मिलते हैं, ऐसा कुछ था, और इसमें विग्रहराज बिल्कुल सही ऑप्शन था। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, विग्रहराज बिल्कुल सही ऑप्शन है। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसने बनवाया, ऐबक ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, तो ये एक झोपड़ा नहीं है भैया, ये एक मस्जिद है। क्या है, मस्जिद है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो सरस्वती मंदिर है उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। कहाँ, अजमेर में। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए थे जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो। वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत पढ़ा होगा कि किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। बस मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलवाया था, इस पे क्या है, देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। क्लियर है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये एक क्या है, उपाधि है। एक उपाधि है कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज को। जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उनमें इनकी पराजय हो गई थी। तराइन के युद्ध, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ 1191 में, दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, तीसरा युद्ध हुआ 1215 में। तो तराइन के 3 युद्ध हुए हैं, इनको आपको याद रखना है, डेट। क्लियर है। नेक्स्ट, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, रजिया, इल्तुतमिश, बलबन। ये तो आराम से ऑप्शन देख के लगा सकते हो टिक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन इज द बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। और देखो 22-23 में ही पूछा गया प्रश्न है, पीसीएसजे में, अच्छा प्रश्न है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कौन सा सही है। कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो देखिए, कुतुब मीनार की अगर बात हो रही है तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, मीनार बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। देखो, आपने सुना होगा जो कुतुब मीनार है, ये 5 मंजिला है। कितने मंजिला है, 5 मंजिला। इसको बनवाया किसने किसने है, तो इसमें नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, दूसरा नाम आता है इल्तुतमिश का, तीसरा नाम आता है फिरोज शाह तुगलक का। तो आपसे पूछा जाता है कि कुतुब मीनार के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका सहयोग नहीं था या किसका किसका सहयोग है। तो इन 3 का सहयोग है, ये नाम याद रखने हैं। आप समझिए, बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। जब ये क्षतिग्रस्त हो गई थी तो चौथी 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था बाद में। ठीक है, तो हालांकि देखो, ये डेट जल्दी किसी को याद नहीं होती कि कब इसमें बिजली गिरी, कब क्या हुआ। तो याद रखना है, जब भी ऐसी चीजें आ रही हैं कि उसमें एग्जैक्टली आपको पता है और डेट भी दी है, तो यहाँ तो समझ लेना कि 90% वो क्या होता है, डेट बिल्कुल सही होती है। अभी आपने अगर आरओ का पेपर देखा होगा, उसमें भी यही चीज़ हुई थी। कुछ स्टेटमेंट ऐसे थे, कन्फ्यूजन वाले थे कि उसमें ये चीज़ है कि नहीं, बाकी आपको पता था वो चीज़ें हुई है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी डेट आ गई है, कुछ ऐसे नाम आ गए, आपको नहीं पता है, लेकिन वो पता है कि वो घटना हुई है। तो उसमें क्या था, लगभग 90% वो चीज़ें सही थी। ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दोनों सही है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की। अच्छा, देखिए, अगर आपने पढ़ा इसके बारे में तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, कभी भी सुल्तान की पदवी नहीं धारण की। तो हुआ क्या था, समझिए एक लाइन में। हुआ ये था कि मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद उसी का एक कजन था, ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था, गयासुद्दीन मोहम्मद। इसने क्या किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी दे दी थी और इसने कहा था ठीक है तुम दिल्ली पर राज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने ये किया था, मोहम्मद गौरी का वफादार था, गुलाम था,
उसने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, लेकिन गयासुद्दीन मोहम्मद ने इसको सुल्तान की पदवी दी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी ये भी देख लो। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां क्या क्या थी? जैसे एक उपाधि की बात करें तो कुरान खां, कुरान पढ़ने में एक्सपर्ट था, इस वजह से कुरान खां। हातिम ताई, हातिम ताई भी इसकी उपाधि थी। लाख बख्श, लाखों में दान दिया करता था, इस वजह से लाख बख्श कहा जाता था। और एक उपाधि मलिक, मलिक व सिपाही सालार। ठीक है, तो ये कुछ उपाधियां किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, लेकिन सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की थी। नेक्स्ट, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो सबसे पहले जो चंगेज खां आया था, जिसको चंगेज खां को तमुजिन भी कहा जाता है, तमुजिन, काफी खतरनाक तमुजिन, और ये आया था सबसे पहले इल्तुतमिश के काल में। याद रखना है, सबसे पहले किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। ये कथन किससे जुड़ा है, या यह स्टेटमेंट किसका है? देखिए, स्टेटमेंट भी बहुत सारे पूछे गए हैं एग्जामों में, तो उन्हीं स्टेटमेंट से ये एक आया है कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। ये किसका कथन है? ये कथन है इल्तुतमिश का। ध्यान रखना है, किसका कथन है? इल्तुतमिश का। क्लियर है? नेक्स्ट, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। देखिए, इसमें क्या है कि इल्तुतमिश ने क्या किया था, जिसको भी उसके साम्राज्य में न्याय चाहिए होता था, तो वो क्या करता था कि उसके दरबार में आता था, और उसके दरबार में क्या था, घंटियां लगी थी दरवाजे के पास, वो घंटियों को बजाता था, तो समझ जाता था हाँ किसी को न्याय चाहिए। और इम्पोर्टेंट, लाल कपड़े जरूर पहन के आने चाहिए थे। ये एक काफ़ी अलग सा प्रावधान था कि लाल वस्त्र जरूर पहनना होना चाहिए, अगर उसको न्याय चाहिए तो लाल कपड़े जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्ता व्यवस्था, तो इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी भैया इल्तुतमिश ने। अब ये इक्ता व्यवस्था थी क्या? तो इक्ता व्यवस्था ऐसी समझ लो कि अगर किसी को, कोई कर्मचारी है, कोई जो कर्मचारी है, कोई सैनिक है, उसको पैसा नहीं देता था, पैसा मोहरे कुछ नहीं देता था, उसको जमीन दे देता था, जमीन, जमीन का एक टुकड़ा। ठीक है, तो बस यही थी इक्ता व्यवस्था। और इक्ता व्यवस्था की जांच किसने करवाई थी? ये करवाई थी बलबन ने। तो ये दो सेगमेंट आपको याद रखने, दो पोर्शन पूछे जाते हैं कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। और इक्ता व्यवस्था की जांच किसने करवाई थी? तो बलबन ने करवाई थी। क्लियर है? नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर देते हैं फटाफट से। पहला है, सुल्तान गढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। दूसरा है, दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। तो पहला स्टेटमेंट अगर देखेंगे कि सुल्तान गढ़ी का मकबरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया था, बिल्कुल सही है। और यह पहला मकबरा था। कैसा था? पहला मकबरा था। इसका मकबरा था, तो इल्तुतमिश का ही बड़ा पुत्र, इल्तुतमिश का क्या था? बड़ा पुत्र था, जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। तो इसी की मृत्यु पर यह मकबरा का निर्माण करवाया था, और ये तुर्कों का पहला मकबरा था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया? तुर्कान चहलगानी, तुर्कान चहलगानी का गठन जो है ये किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने कई चीजें करवाई थी। और तुर्कान चहलगानी क्या था? 40 सरदारों का गुट था, 40 सरदारों की एक टीम थी। करते क्या थे? जो राजा होता था ना, राजा, उसको शासन चलाने में काफी सहायता करते थे कि कैसे चलाना है, कैसे क्या क्या। जैसे समझ लो आज के आईएएस ऑफिसर्स, बस यही थे। ठीक है, तो किसने करवाया था? तुर्कान चहलगानी, इल्तुतमिश ने। और तुर्कान चहलगानी का दमन किसने किया था? दमन बोले तो तुर्कान चहलगानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। किसने? बलबन ने, बलबन ने। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? अब बताओ, बच्चे बच्चे को पता है कि मध्यकालीन में पहली
जो शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो आपने पढ़ा होगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान की भी कहानी बड़ी अजीब थी, शासक नहीं बनने दे रहे थे, शासिका नहीं बनने दे रहे थे, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से बनी थी। और रजिया सुल्तान के बाद कोई नहीं बना क्योंकि रजिया सुल्तान की हो गई थी मृत्यु, और जो अंतिम बना था इसके बाद वो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। ये नासिरुद्दीन महमूद था कौन? पहले समझो, इल्तुतमिश का जो वंश था, समझो इल्तुतमिश का वंश, इल्तुतमिश का जो वंश था, इस वंश को शमसी वंश बोलते थे, शमसी वंश। और शमसी वंश का ये अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। और ये जो तुर्कान चहलगानी है ना, 40 दलों सरदारों, 40 सरदारों का जो गुट था, तो इसी में से ये एक था नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद के बाद कौन बनता है शासक? बलबन बनता है। कौन बनता है? बलबन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था, ये यही था नासिरुद्दीन महमूद। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था? रक्त और लौह की नीति किसने चलाई थी? तो भैया ये चलाई थी बलबन ने, ऑप्शन बी। रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने चलवाई थी। और एक चीज याद रख लेना है, कंफ्यूजन ना हो जाए, रक्त एवं तलवार, रक्त एवं तलवार की नीति किसने चलवाई थी? तो याद रखना है, रक्त एवं तलवार की नीति चलवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। तो रक्त एवं लौह और रक्त एवं तलवार, ठीक है। अब बलबन ने ही नौरोज त्योहार की भी शुरुआत की थी। नौरोज त्योहार एक पारसी त्योहार था। बलबन ने ही क्या किया था? सिजदा एवं पैबोस, सिजदा पैबोस प्रथा चलाई थी। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कथन कारण, बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। दूसरा है, उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपको ऐसे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन तो बुक में मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, जब आप स्टोरी पढ़ते हो ना, स्टोरी, तो स्टोरी में आपको समझ में आते हैं, हाँ ये हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट है तुर्कान चहलगानी का सदस्य था बलबन, भी बिल्कुल सही जवाब। जो 40 सरदारों का गुट था ना इल्तुतमिश का, उसी इल्तुतमिश के 40 में से बलबन भी एक था। लेकिन नासिरुद्दीन महमूद अंतिम बना, इल्तुतमिश का अंतिम शासक, इल्तुतमिश वंश का अंतिम शासक। लेकिन बलबन नहीं बना था, क्यों? क्योंकि बलबन जानता था हम तुरंत बन जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इस वजह से पहले इसको बना दो नासिरुद्दीन महमूद को। फिर नासिरुद्दीन महमूद को अपना दामाद बनाया और तब बलबन जाके खुद शासन किया था। ठीक है, तो ये बहुत ही चालाक था। अब चालाक का मतलब योग्यता काफी थी, इसी वजह से इसने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। ये भी आपका सही है। इसका मतलब है कि उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, इसी वजह से वो तुर्कान चहलगानी के सदस्य था क्या? नहीं भाई, तुर्कान चहलगानी के सदस्य था ये अलग बात है, और अपनी योग्यता के कारण वो आगे तक गया ये अलग बात है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्लियर? नेक्स्ट, कथन कारण, कथन पढ़ते हैं। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। दूसरा है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। देखिए, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, जो कि बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया कि अपने दामाद को, जो दामाद उसका अंतिम शासक बना था नासिरुद्दीन महमूद, उसी को दामाद बनाया और दामाद के बाद खुद शासन कर लिया। भाई जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या था, इसने उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इल्तुतमिश के समय में जो मंगोल आए थे, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आए थे, तो ये चाहता था कि भाई ये मंगोल यहाँ पे ना आए, तो इसने क्या किया था, सेना तैनात कर दी थी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। ये भी सही है। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी, इस वजह से शक्तिशाली सत्ता अपने हाथ पे केंद्रित कर ली? नहीं भाई, केंद्रित कर ली अपनी योग्यता की वजह से, और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी मंगोल की वजह से। ये दोनों सही है, लेकिन अलग अलग सही है। तो बस दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट,
दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? गैर इस्लामी प्रथाएं जैसे, गैर इस्लामी प्रथाओं का मतलब है जैसे सिजदा एवं पैबोस, या एक ले ले नौरोज, नौरोज त्यौहार, ये तो भैया पारसियों का है ना, तो पारसियों का त्यौहार चला दिया था। तो गैर इस्लामी प्रथाएं चलाई थी किसने? बलबन ने। बस ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, एक दो बातें अगर पता है सबकी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो देखिए, बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था? बलबन अपने आप को अफरासियाब वंश का मानता था कि भैया हम जो है अफरासियाब वंश के हैं। इसमें क्या होता था, एक प्रकार का उच्च कुल था ये, ठीक है ना। वो कहता था भैया हम इसी कुल के हैं। बस इतनी चीजें, वन लाइनर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है वनडे एग्जाम में भी, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? और ये आरो यारो में आ चुका प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुत ही डेंजरस प्रश्न, और इसको मेडिवल हिस्ट्री का तो बोल ही देंगे, यूपीजी का भी, यूपी जीके का भी बोल देंगे। क्यों? खलीफा का सहायक कहा है, किसने कहा है? ये कहा है बलबन ने, पहली चीज। गढ़मुक्तेश्वर है कहाँ पे? ये है हापुड़ में। कहाँ है? हापुड़ में। ठीक है, तो याद रखना है कि मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा था? बलबन ने कहा था। क्लियर? नेक्स्ट, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया है। नवरोज त्यौहार किसका है? पारसियों का ही तो है। बलबन ने चलाया था, फिर बाद में आ गया मुगलों के पास भी। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट, इसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत पर मंगोल बस गए। देखिए, हुआ क्या था कि लगभग 1292 ईस्वी के करीब 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। 1.5 लाख मंगोल ने क्या किया? भारत में आक्रमण। और इस समय शासन किसका है? इस समय शासन है भैया जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये शासन कर रहे हैं। अब ये शासन कर रहा है तो इसने क्या किया कि इसने भी भाई आक्रमण किया, और जब इसने आक्रमण किया तो ये मंगोल किया हुए हार गए, और इसमें से लगभग बहुत सारे मंगोलों को कैद कर लिया गया। जो अधिकारी थे बड़े बड़े, उनको क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। ये कैद कर लिया गया तो फिर क्या हुई? संधि हुई। क्या हुई? संधि हुई। तो बहुत सारे मंगोल भारत में ही बस गए, और भारत में जो बस गए उन्हीं को क्या बोला गया? नवीन मुसलमान। क्या बोला गया? नवीन मुसलमान बोला गया। तो बस यही कंसेप्ट है कि भारत में मंगोल बस गए थे तो जलालुद्दीन खिलजी की वजह से। तो ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है ना, सिंपल सी स्टोरी आपने पढ़ी होगी, तो मैंने तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट बना दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया? कुल मिला के द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता था, या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसके मिली थी? बस ये पूछा जा रहा। तो भैया द्वितीय सिकंदर कहा जाता था किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी की द्वितीय सिकंदर उपाधि नहीं थी, और सारी उपाधियां थी, जैसे इसको खलीफा का नायब भी कहा जाता था, एक उपाधि ये थी। इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था, जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है। इसको सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है। जब आपने अगर पद्मावत फिल्म देखी हो तो रणबीर सिंह जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की पुत्री के साथ मिलता है तब वो कहती है कि सिकंदर ए सानी, ठीक है ना, तो वो इसी उपाधि का नाम लेकर उसको बुलाती है। उसके बाद इसको एक उपाधि है विश्व का सुल्तान। ये वो उपाधियां हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आई हुई है, वो बता रहा हूँ। विश्व का सुल्तान भी कहा जाता है इसको। जनता का चरवाह, एक याद आ गया, जनता का चरवाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये उपाधियां इसके कुछ प्रमुख हैं। तो बस ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, कथन कारण। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। अच्छा देखिए, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, बिल्कुल सही है। उसका कारण है मदुरै। मदुरै में क्या किया था? सबसे अधिक धन लूटा था इसने, सबसे अधिक, बहुत पैसा मिला था इससे। तो कथन है तो बिल्कुल सही है। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जा करना चाहता था, बिल्कुल नहीं। उसने कभी भी दक्षिण में कब्जा करने की नहीं सोची थी। हाँ, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष शासन, क्या करना चाहता था? अप्रत्यक्ष शासन। अप्रत्यक्ष शासन का मतलब है कि भाई शासन तुम ही करोगे लेकिन पैसा हमें भेजोगे कायदे का, ठीक है ना। तो बस
याद रखना है कि वो युद्ध तो करता था दक्षिण में, और दक्षिण भारत का जो सेनापति बनाया था उसने दक्षिण में युद्ध का, वो मलिक काफूर को बनाया था, लेकिन वो उसने कभी भी कब्जा नहीं किया दक्षिण में। उसने किया कि भाई राजा को हराया और संधि की कि भाई तुम हमको पैसा भेजोगे, शासन तुम ही करते रहो बस। तो उसने कभी भी कब्जा नहीं किया। तो आर तो बिल्कुल गलत हो गया, और आर गलत हो गया तो बस ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान की अति विश्वसनीय वृतांत दिया। तो ये क्या कह रहा है, अति विश्वसनीय वृतांत दिया। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृतांत दिया। अमीर खुसरो ने, हसन निजामी ने, मिनहाज ने, जियाउद्दीन बर्नी ने। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कौन है, यही तो है अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन तो है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि दक्षिण अभियान में मलिक काफूर गया था तो उसका उल्लेख किसने किया है, अमीर खुसरो ने किया है। इस पुस्तक में खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की पुस्तक है, और इसी पुस्तक में उसने क्या किया है, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। दूसरा, इसी पुस्तक में पद्मावती के सुंदरता का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है, कई बार सिंपल वन लाइनर पूछा जाता है, खजाइन उल फुतूह किसकी पुस्तक है, या मिलान में ये पुस्तक आ जाती है, तो अमीर खुसरो को याद रखनी है। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। सूची 1 सूची 2, रणथंभौर चित्तौड़गढ़ देवगिरी गुजरात, कर्णदेव राजा रामचंद्र हमीरदेव राणा रतन सिंह। और ये आर में आया हुआ प्रश्न है, और प्रश्न से सिंपल सा समझ में आ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी आक्रमण किए हैं, जहाँ जहाँ युद्ध किए हैं, तो वहाँ का शासक कौन रहा है ये बताना है। और आपने अगर पद्मावत फिल्म देखी है तो आपको सिंपल सी पता है बात कि चित्तौड़गढ़ का राजा कौन है, राणा रतन सिंह। बी का 4, तो बस बी का 4 इसमें है, तो ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है रणथंभौर ले लूँ तो रणथंभौर में कौन है, हमीरदेव है। कौन है भैया, हमीरदेव। रणथंभौर का शासक कौन है, हमीरदेव है। देवगिरी का कौन है, देवगिरी दक्षिण भारत, और देवगिरी का कौन है भैया, देवगिरी का है रामचंद्र, और गुजरात का कौन है, कर्णदेव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी। तो याद रखना है, राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को दी थी। ये रामचंद्र देव जो था, ये देवगिरी का शासक था, देवगिरी का शासक, और ये इसका मित्र बन गया था। ठीक है ना, और जब रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई तो इसका एक पुत्र था, इसके पुत्र का नाम था शंकर देव। ठीक है ना, तो शंकर देव इसका शासक बना था, ये याद रखना है, ये पूछा गया है, इस वजह से मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किसने किया, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कैसे किया था समझो, अलाउद्दीन का एक पुत्र था खिज्र खां। ये खिज्र खां दूसरा नहीं है, सैयद वंश वाला नहीं है, खिज्र खां ये अलाउद्दीन का पुत्र है। किसका पुत्र है, अलाउद्दीन का। अब हुआ ये कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया, पद्मावती को वो प्राप्त नहीं कर सका। तो पद्मावती ने क्या किया, पद्मावती ने अग्नि जौहर कर लिया, तो वो पूरा साम्राज्य खाली हो गया। तो उसी ने अपने पुत्र को चित्तौड़गढ़ का जो किला था उसी पर शासक बना दिया, और बस उसी का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद। बस ये सिंपल सी स्टोरी है, समझो। तो बस खिजराबाद किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था अपने पुत्र के नाम पर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये लेटेस्ट ही है, 22 में आया हुआ प्रश्न है। समझो, दो चीजें हैं, एक आपसे पूछता है कि उत्तर भारत में जितने भी इसने युद्ध किए हैं, विजय हुआ है जहां जहां, उसका क्रम बताना है, और दूसरा दक्षिण भारत का। ये दोनों अगर आपने नहीं पढ़े हो, डिटेल में जरूर पढ़ लेना बुक से, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसने आक्रमण कहाँ किया था, सबसे पहले किया था भैया गुजरात। कब, 1299 के करीब। उसके बाद किया था इसने रणथंभौर में। कब किया था रणथंभौर में, 1301 में किया था रणथंभौर में। ठीक है ना, उसके बाद चित्तौड़ में किया था।
चित्तौड़ में कब? 1303 में। और फिर वारंगल, दक्षिण भारत का है वारंगल, तो ये 1310 में किया था। पहले इसने उत्तर भारत ही जीता था, ठीक है। तो बस मिला लो, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही बैठेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रियासत है, शासक है, और ये सभी दक्षिण भारत के हैं। उत्तर भारत का देख लिया, अब दक्षिण भारत देख लो। दक्षिण भारत में कौन कौन शासक है? देखिए, अगर किसी ने बहुत ही हल्का पढ़ा है तो देवगिरी में वो सोचेगा कि रामचंद्र पढ़ा है मैंने तो रामचंद्र पढ़ा है, मतलब ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सही मतलब मिलान सही नहीं है। तो भैया गलत। रामचंद्र का पुत्र कौन था? शंकरदेव। रामचंद्र के बाद शंकरदेव ने ही तो देवगिरी पर शासन किया था, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। और वारंगल पे किसने किया था? रामचंद्र देव ने नहीं किया था, इस पे किया था रुद्रदेव। किसने किया था? रुद्रदेव ने। बाकी होयसल आपका वीर भल्लाल सही है, मदुरई आपका वीर पांडे सही है। तो ए वाला आप बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है ये। देवगिरी पे रामचंद्र, रामचंद्र का पुत्र शंकरदेव, तो भैया ये दोनों ने तो शासन किए थे, इस वजह से ए आपका सही है। बी गलत है, वारंगल पे रामचंद्र देव नहीं था, रुद्रदेव था। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त की थी? और ये वाला प्रश्न देखो ROR 21 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखो, विशेष सेना नियुक्त की थी, इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था? एक तो दशमलव, विशेष सेना का मतलब है कि कुछ स्पेशल होना चाहिए सेना में, ठीक है। तो इसने क्या किया था कि इसने दशमलव पद्धति पर सेना बनाई थी, और इसने पहली बार स्थायी सेना बनाई थी, पहली बार स्थायी सेना। और स्थायी सेना का नाम क्या था? हश्म ए मुतर्रब कहा जाता था स्थायी सेना को। और एक सेना थी दशमलव पद्धति पर आधारित सेना थी। तो विशेष सेनाओं का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? तो भैया हुआ क्या था कि जो गुजरात अभियान है ना, गुजरात अभियान, इसी गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसका नाम था नुसरत खां। इसने क्या किया था कि एक गुजरात अभियान के दौरान ही गुजरात में ही एक बाजार लगा करती थी, बाजार, ठीक है ना। इसी बाजार में ये गया था और 1000 भाई दिनार, एक दिनार का मतलब है स्वर्ण मुद्रा, दिनार का मतलब स्वर्ण मुद्रा। तो 1000 दिनार मुद्रा देकर एक हिजड़ा खरीदा। क्या खरीदा था? हिजड़ा। और इसी हिजड़े को बोला जाता था, क्या नाम था इसका? मलिक काफूर। तो अब 1000 दिनार में खरीदा था, इसी वजह से इसको 1000 दिनारी की पदवी भी दी जाती है। ध्यान रखना है, मलिक काफूर किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं खरीदा था, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां ने खरीदा था। क्लियर है? तो ये बारीकियां थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, तो हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री का आज जो पहली क्लास थी बहुत ही बढ़िया हुई। और कुछ हो सकता है अगर आप लोगों ने पहली बार पढ़ रहे हो, नए पढ़ रहे हो, तो कुछ क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिल रहे होंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे कि यार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जी हाँ, RO वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपके लिए फिर चांदी है ये वाला जो फ्री बैच चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल पूरी तरीके से 40,000 अपने को क्वेश्चन कवर करने हैं। अब 40,000 कवर कर लेंगे, 40,000 रट लेंगे तो बताओ क्वेश्चन कहाँ से जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसी वजह से कंटिन्यू रहो और रेगुलर वॉचर रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।